चलो स्टार्ट करते हैं एग्जामिशन का रिवीजन। ठीक है, ये सिंपल सी बात है सर। एग्जामिशन दो तरीके से हो सकती है, जनरल और स्पेशल एग्जामिशन। ये सब बकवास है। और यहां से चालू करते हैं। यहां से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है सर। इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। सबसे पहली है सर सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। याद रखना सर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो चैरिटेबल एक्टिविटीज करती है वो एग्जाम्प्ट। चैरिटेबल एक्टिविटी में अपन लिस्ट पढ़ के आए, बहुत सारी पढ़ के आए सर। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, योगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट अच्छा था जिससे रिलेटेड पॉइंट केस सिनेरियो में क्वेश्चन पूछा था कि याद है अपन एक ने पढ़ा था, अपन ने एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर पीपल अबव 60 इयर्स और मोर, है ना। इसमें चैरिटेबल एक्टिविटी में एक पॉइंट है, मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया। ठीक है, 60 इयर्स और मोर, उसमें ना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि इन अर्बन एरिया दिया हुआ था। अर्बन एरिया में अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो पढ़ाने की तो वो टैक्सेबल है, रूरल एरिया है तो एग्जेम्प्ट है। छोटी सी बात थी, अच्छी बात थी, एकदम छोटे से पॉइंट को पिकअप करके पूछा था तो बहुत अच्छा था सर। ठीक है, ऐसे ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्ट है जो 12 AB में रहेंगे सर। ये वाला तो बहुत बार पूछता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था सर कि सर जो आप डोनेट कर रहे हो वो फिलैंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए, कमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो टैक्सेबल है सर। एक और याद रखना सर, जो है चैरिटेबल एक्टिविटीज में लिखा हुआ है उसके अलावा अगर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया था सर, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट है तो 20 लाख की लिमिट स्टार्ट हो जाती है सर। 20 लाख के ऊपर टैक्सेबल होगा, 20 लाख तक टैक्सेबल नहीं होता है क्योंकि 20 लाख तक हमारे पास लिमिट है सर रजिस्ट्रेशन की, ध्यान रखना सर। ठीक है, उसके बाद है सर रिक्रिएशन, ट्रेनिंग और कोचिंग। ठीक है सर, ट्रेनिंग और कोचिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन रिलेशन टू आर्ट और कल्चर, आर्ट और कल्चर से रिलेटेड कोचिंग और ट्रेनिंग की सर्विसेज रही तो उससे रिलेटेड सर वो बाय एन इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है, अगर इंडिविजुअल नहीं है तो टैक्सेबल है, ये ध्यान रखना, गलती हो जाएगी सर। ठीक है, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज एग्जेम्प्ट है, स्पोर्ट्स नॉट आर्ट और कल्चर, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, जनरली लोग क्या होता है साथ में पढ़ते तो उनकी आदत होती है, उन्हें ये लगता है सर ट्रेनिंग और कोचिंग आर्ट और कल्चर चैरिटेबल एंटिटीज भी करेगी तो एग्जेम्प्ट है ना, स्पोर्ट्स की बात हुई है, ध्यान रखना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटीज एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगला सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम 60 इयर्स और मोर अप टू कितना 25,000 पर मंथ पर मेंबर एग्जेम्प्ट है। 25,000 से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा, अप टू 25,000 एग्जेम्प्ट है तो 20, 10, 15 जो भी देगा एग्जेम्प्ट होगा, ध्यान रखना। अगला है रिलीजियस सर्विसेज। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े थे सर। कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी हमने बोला था सर, बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सब रिलीजियस सेरेमनी है। अगर ये सब रिलीजियस सेरेमनी की सर्विसेज है तो एग्जेम्प्ट है सर। रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, वो केस सिनेरियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखना सर। रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट जो है ऑफ अ रिलीजियस प्लेस एग्जेम्प्ट होता है, बट अगर रूम्स है सर, कम्युनिटी हॉल है, कल्याण मंडलपम है या ओपन एरिया है या फिर शॉप्स है तो उनके लिए लिमिट है सर। अगर 1000 या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा, मतलब सर 999 हुआ तो एग्जेम्प्ट है, 54 हुआ तो एग्जेम्प्ट है, 54 हुआ तो एग्जेम्प्ट है। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ये पॉइंट था कि एक पर्सन ने अपना कम्युनिटी हॉल को किराए पे दिया और किराए पे ऐसे दिया है कि एक दिन के लिए किराए पे दिया, और एक दिन जो किराए पे दिया है फर्स्ट हाफ का किराया उसको मिलता है 6,000 रुपए, सेकेंड हाफ का किराया मिलता है उसको 5,000 रुपए। सर मैंने आपको यहाँ पर कहीं नहीं बोला है कि सर क्या बोलते हैं आपको ये जो 10,000 की लिमिट देखना है ये एक पर्सन के लिए देखना है, पर्सन वाइज मैंने कभी बोला ही नहीं है सर, ये पर डे की लिमिट है। तो सर अगर पूरे पर डे का देखोगे तो 11,000 है सर, अगर 11,000 है तो टैक्सेबल है। अच्छा पॉइंट था वो, बहुत प्यारा पॉइंट था, नहीं सूझेगा आपको एग्जाम में, क्लिक भी नहीं करेगा सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, सर कुमान मंडलम विकास निगम लिमिटेड और हज कमिटी, ये दो को हमने एग्जाम किया था सर, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से ये सर, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मेरे हिसाब से ये तो क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए सर, एग्रीकल्चर में सब चीजें एग्जेम्प्ट होती है एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्स। ज्यादातर एग्जाम में सबसे ज्यादा वो आता है सर, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर है तो वो तो सर एग्जेम्प्ट है, ज्यादातर सबसे ज्यादा एग्जाम में ये आता है। प्रोसेस टी, कॉफी, जैगरी, पल्सेस जो भी रहेगा सर ये सब टैक्सेबल है सर, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते, ये टैक्सेबल है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें और कोई पॉइंट जो कंफ्यूज हो सकते हो आप फंस सकते हो, शुगर केन एग्जेम्प्ट है, शुगर केन की वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है, शुगर केन का कुछ भी एग्जेम्प्ट है क्योंकि शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना शुगर केन में, ठीक है। उसके बाद देखो सर, कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, सर चाहो तो इसको लिख लो, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको जॉब वर्क भी बोलते हैं सर, ठीक है। इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, सब एग्जेम्प्ट होते हैं सर। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, याद रखना सर, पेडी एग्जेम्प्ट था, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस एग्जेम्प्ट नहीं है सर, ठीक है, टैक्सेबल है। अच्छा याद रखना इसमें एक बहुत प्यारा पॉइंट है, अगर फ्यूमिगेशन की सर्विसेज है, याद आया, फ्यूमिगेशन वगैरह की सर्विसेज है सर, अगर वो खेत में हो रही है, खेत में, तो एग्जेम्प्ट है, और अगर वो वेयर हाउस में हो रही है सर्विसेज तो टैक्सेबल है, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना, सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ खेत तक एग्जेम्प्ट है, वेयर हाउस पे कोई भी चीज एग्जेम्प्ट नहीं है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस देखे मैंने। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस एग्जेम्प्ट है सर, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जेम्प्ट, ध्यान रखना। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी चीजें सिंपल एग्जेम्प्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ होती है सर। स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, पल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एग्जेम्प्ट है। शुगर केन वैसे ही ऑलरेडी कवर्ड है, शुगर केन वैसे ही एग्जेम्प्ट है, शुगर केन के लिए मत सोचना कि अगर उसको वेयर हाउस में रखेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा क्या, ना, वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है। समझ आया। अगला, सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स, रिपिंग, वैक्सिंग, क्लीनिंग, ये सब सर्विसेज फ्रूट्स और वेजिटेबल के एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीडी बाय कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, कोल्ड चेन वगैरह की फैसिलिटीज, ये एग्जेम्प्ट है। एजुकेशनल सर्विसेज, इसको बड़ा प्यार से अच्छे से पढ़ना सर, बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सभी एग्जेम्प्ट होते हैं, टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर रेस्ट्रिक्टेड है, इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट है, याद आया। सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट है, कैटरिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, बट ये तीनों चीजें याद है स्कूल लेवल तक एग्जेम्प्ट होती थी, थोड़ा ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ना, अगर ये कॉलेज लेवल पे गई तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट है, टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो हमें चेक करना पड़ता है सर, सारी बात समझ, उसको ध्यान रखेंगे सर। फिर वो याद है ऑनलाइन मैगजीन वगैरह जर्नल्स वगैरह प्रोवाइड करना, वो स्कूल लेवल पे अलाउड नहीं होता, कॉलेज लेवल होगा तो चलेगा सर, ठीक है। देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बोर्डिंग स्कूल्स एग्जेम्प्ट होता है, इंटरनेशनल स्कूल एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट ट्यूशन हमेशा से टैक्सेबल होते हैं सर, प्लेसमेंट सर्विसेज, कैंपस प्लेसमेंट, ये सब टैक्सेबल है सर। इंस्टीट्यूशन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टैक्सेबल, पोस्टल कोचिंग, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये सब टैक्सेबल है सर। फॉरेन कोर्सेज कंडक्टेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टैक्सेबल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टैक्सेबल, कॉलेज हॉस्टल मेल्स, ये देखना पड़ेगा सर, अगर कॉलेज वाले ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, कोई और थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल है, ये ध्यान देना। आईटीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर ये सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। मेरिटाइम कोर्सेज से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, एग्जेम्प्ट है। आईआईएम का केस याद है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज, शॉर्ट टर्म रहेगा तो टैक्सेबल, जो 1 ईयर या उससे कम है, और लॉन्ग टर्म रहा तो टैक्सेबल, सॉरी लॉन्ग टर्म रहा तो एग्जेम्प्ट, लॉन्ग टर्म रहा तो एग्जेम्प्ट। ये वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन है सर। सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी एंड स्कूल्स एग्जेम्प्ट होते हैं सर,
सर्विसेज ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। सर ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, अदर सर्विसेज टैक्सेबल है। ठीक है, याद रखना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट याद है सर, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने के लिए काम आती है इंस्टीट्यूशंस में, सर ये एग्जेम्प्ट होती है। एनटीए की सर्विसेज सर एग्जेम्प्ट होती है, याद रखना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, ठीक है, इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, इनको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कवर करते हैं। क्लियर? इसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज, इसे बड़ा प्यार से याद रखना सर, इजी होता है, बहुत इजी होता है, बट कंफ्यूज होते हैं इसमें। सर हेल्थ केयर सर्विसेज कोई भी हो, हेल्थ केयर सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, ठीक है, बाय अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स, कोई भी हो, हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। रूम के चार्जेस अगर 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, 5 से कम है तो टैक्सेबल नहीं है। 5,000 पर डे देखा जाएगा सर। सर आईसीयू, आईसीसीयू, सीसीयू और एनआईसीयू, इन चार के लिए कोई लिमिट नहीं है सर, इनके लिए रूम की कोई कैपिंग नहीं है, कितना भी रूम चार्जेस हो एग्जेम्प्ट होता है सर। ठीक है, फिर सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, सर जिंदा आदमी को लेके जा रहे हो एग्जेम्प्ट है, मरे हुए आदमी को लेके जा रहे हो नॉन टैक्सेबल है ही नहीं, वो उसको सप्लाई नहीं माना जाता, शेड्यूल 3 में लिया जाता है सर उसे। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में एग्जेम्प्ट को एग्जेम्प्ट लिखना और नॉन टैक्सेबल को नॉन टैक्सेबल। अगर नॉन टैक्सेबल को आपने एग्जेम्प्ट लिखा या एग्जेम्प्ट को नॉन टैक्सेबल लिखा तो गलत ट्रीटमेंट है, जीरो, गलत ट्रीटमेंट है, भले आंसर सही है। ठीक है, तो उसके बाद है सर एआरटी, ये याद है मैंने आपको बताया था सर, आईवीएफ वगैरह जो चलता है आजकल, सर ये आईवीएफ वगैरह सब एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, अगर इन पेशेंट को खाना दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, आउट पेशेंट को खाना दे रहे हो तो टैक्सेबल है। कोई पर्सन, अच्छा ये भी याद रखना, हॉस्पिटल का खुद का मेस है, यहाँ से खाना प्रोवाइड किया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट है। हॉस्पिटल को कोई कैटरिंग की सर्विसेज दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। हॉस्पिटल अगर किसी को अपने हॉस्पिटल में दुकान दे रहा है किराए पे, वो टैक्सेबल है। आएगा नहीं एग्जाम में, दिल से नहीं आएगा, आप गड़बड़ करोगे देखना। सर्विसेज बाय रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, ये एग्जेम्प्ट है। वेटनरी सर्विसेज ये एग्जेम्प्ट होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी फंक्शंस एग्जेम्प्ट होते हैं, पंचायत एग्जेम्प्ट होता है। बट इसमें हमने एक चीज और पढ़ा था, याद रखना, रेरा को भी गवर्नमेंट में कवर किया जाता है सर। ठीक है, रेरा को भी, ये सर्कुलर आया था सर कि रेरा को भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में कवर किया जाएगा। तो सर अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी में कवर किया जा रहा है मींस अगर रेरा, क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी को कोई फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। जहां जहां गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी वहां वहां रेरा भी आएगा सर। ठीक है, आगे सर्विसेज मैंने आपको बताया सर, म्युनिसिपैलिटी पंचायत एग्जेम्प्ट होता है। सॉवरेन सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, इनकी सॉवरेन सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है प्रोवाइडेड, ये चार चीजें एग्जेम्प्ट नहीं होती है, ये हम रिवर्स चार्ट से पढ़ के आ रहे हैं सर, ये चीजें एग्जेम्प्ट नहीं होती है, ये टैक्सेबल है। और ये टैक्सेबल कैसे होती है सर? फॉरवर्ड चार्ज में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक चीज याद रखना एग्जाम में, नॉर्मली ये होता है कि गवर्नमेंट को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो रिवर्स चार्ज में होती है, जब तक कुछ ना बोले हर सर्विसेज जो गवर्नमेंट को दी जाती है वो रिवर्स चार्ज में होती है। ठीक है, अगर कोई सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक लिखा जाए कि वो फॉरवर्ड में है तो फॉरवर्ड में, अदरवाइज सब रिवर्स में, सब रिवर्स में, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, अच्छे केस सिनेरियोज और एमसीक्यूज है, कंफ्यूज रहोगे। जो इंस्टीट्यूट ने अभी अपलोड किया ना वो बड़े अच्छे हैं, उसमें कई ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जा रही है तो आंख बंद करके रिवर्स चार्ज है, जब तक खुद से ना बोल दे कि भैया फॉरवर्ड है, जब तक खुद से ना बोल दे फॉरवर्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं लेती है, ये चारों चीजें जो थी ये फॉरवर्ड में थी। ठीक है, इसके बाद हमने और आगे पढ़ा था सर एग्जाम सर्विसेज में, सर याद है, बेसिक मेल सर्विसेज, इनलैंड पोस्ट, सर बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट अगर 10 ग्राम से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 10 ग्राम या उससे ज्यादा का है तो टैक्सेबल है। रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए हम ग्राम नहीं देखते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, ये सब आग बंद करके टैक्सेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितने ग्राम के। इसको याद रखना सर, ट्रांसफर ऑफ मनी ऑर्डर,
ये ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, पोस्टल ऑर्डर, ये सब एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद ये आप रीड कर सकते हो सर्कुलर। Applicability of GST on accommodation services provided by Air Force Mess and other similar messes to its personnel. एयरफोर्स मेस या क्या बोलते हैं सर, ये अदर मैसेज जो होते हैं सर, एयरफोर्स के होते हैं, नेवी के होते हैं, मिलिट्री, सबके सर मेस सर्विसेज होती है। मेस सर्विसेज इनकी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी। याद है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको ऐसे कनेक्ट करना रिवर्स चार्ट से। देखो यही सब पॉइंट होते हैं जिनको आपको रिवर्स चार्ट से लिखना चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बोलता था ना रिवर्स चार्ट रिवाइज कराते टाइम कैसे कनेक्ट करा करो, लिखा करो रिवर्स चार्ट में जाके। मेरे को तो याद रहता है, आप कितना याद रखोगे मेरे को क्या पता एग्जाम टाइम पे। तो हमें ऐसे याद रखना चाहिए सर, कोई भी गवर्नमेंट अगर सर्विसेज कुछ भी प्रोवाइड कर रही है बिजनेस एंटिटी को तो वो रिवर्स चार्ट में प्रोवाइडेड सर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड नहीं करेगा तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा सर। कैसे एप्लीकेबल करोगे, जीएसटी नहीं लग पाएगा सर, ठीक है। फिर हमने बोला था सर आगे, सर गवर्नमेंट ने 4 ऐसी सर्विसेज है, याद है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, याद है ना, याद है ना। उसके बाद सर पोर्ट और वेसल वाली सर्विसेज पढ़े थे, और एक और पढ़े थे रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी को तो आप याद रखना कि सर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो रिवर्स चार्ज है, ये याद रखना सर, ठीक है। बट इन सब के अलावा सर अगर ये 4 सर्विसेज गवर्नमेंट किसी को प्रोवाइड करती है तो फॉरवर्ड चार्ज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हमें बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर देखना होता है सर, याद रखिएगा सर, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर देखना होता है सर, ठीक है। फिर हमने इसको और आगे इलैबोरेट किया था सर। सर हमने बोला सर अगर एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो सर वो उस केस में एग्जेम्प्ट है, वो बड़ा सिंपल है सर। बट प्रोवाइडेड ये 3 सर्विसेज अभी भी एग्जेम्प्ट नहीं है कि अगर एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करे। फिर हमने बोला सर अगर गवर्नमेंट किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसकी वैल्यू 5000 से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्प्ट है, किसी को भी, किसी को भी गवर्नमेंट अगर किसी को भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसका कंसिडरेशन 5000 से ज्यादा नहीं है वो एग्जेम्प्ट है सर, वो चाहे बिजनेस एंटिटी को चाहे किसी को भी हो। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि सर बिजनेस एंटिटी को अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज दी है तो हमें पहले बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर भी देखना पड़ता है। अगर टर्नओवर एक्सीड करेगा तब तो वो टैक्सेबल होंगे, टैक्सेबल होंगे तो फिर चेक करेंगे सर 5000 से ज्यादा वैल्यू है कि नहीं है, तो रिवर्स चार्ज है, नहीं है तो कैसे टैक्स कराओगे सर, हो ही नहीं पाएगा। तो बिजनेस एंटिटी के सेंस में दोनों ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट दोनों को सोचना होता है। बट बाकियों के केस में आप ये देखना कि गवर्नमेंट की सर्विसेज कितनी वैल्यू की है। हो सकता है एग्जाम में दे दे 4000 की तो क्या कर लोगे, थोड़ी थोड़ी दोगे, ध्यान रखना सर, ठीक है। बट सर ये 3 सर्विसेज जो है इनके लिए ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है सर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते सर, ये तो अमेंडमेंट है, ये मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए सर। कौन कौन 5000 में आपको किराए पे मिलता है सर, क्या चीज मिलती है साल भर में 5000 में किराया, नहीं बताओ ना, ऐसी कौन सी चीज है जो 5000 में साल भर में किराए पे मिलती है। झोपड़ी मिल सकती है सर आपको, नहीं झोपड़ी मिल सकती है, वो भी आदिवासी एरिया में डाल देंगे झोपड़ी मिल जाएगी, हमें, ठीक है। चलो सर, सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, अमेंडमेंट है सर, ठीक है। सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंडिविजुअल by way of sale of platform ticket, retiring room, waiting room, clock room services, battery operated car services exempt है, ध्यान रखना चाहिए। कभी एक बार स्टेशन चल जाओ आपको स्टेशन में ये सब सर्विसेज दिख जाएगी सर, सब सर्विसेज दिख जाएगी। वहाँ वेटिंग रूम भी होता है, प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है, क्लॉक रूम सर्विसेज भी होती है, कार भी होती है बैटरी ऑपरेटेड जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जनरली ये बुड्ढों के लिए होती है बट यूज सब करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये सब एग्जेम्प्ट है सर, ठीक। फिर इंटर जोन या डिविजन सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सर ये आपको पता नहीं चलेगा, एक जोन से दूसरे जोन वाले को प्रोवाइड की जा रही है सर्विसेज तो वो एग्जेम्प्ट होती है,
ठीक है, ये आपको पता नहीं चलता सर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर एक जोन से वो दूसरे जोन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एग्जेम्प्ट है। ये हमारे तक काम की नहीं होती, हमारे लिए ये वाली जरूर काम की होती है, क्योंकि इससे हमारा पाला पड़ता है, क्योंकि लिखा है टू एन इंडिविजुअल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवीज, ये याद रखने वाली चीज है, मेरे को ये भी अच्छी लगती है, आने के एकदम चांसेस है। सर अगर कोई एसपीवीज है, अच्छा ये डेट्स ध्यान रखना ना सर, कब अमेंडमेंट की डेट्स है सर, क्योंकि एग्जाम में इसका रिलेवेंस होता है। सर ये इस दिन से एग्जेम्प्ट है, इसके पहले ये एग्जेम्प्ट नहीं थी, इसके पहले ये टैक्सेबल थी। तो सर अगर एसपीवीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, याद करो मैंने आपको बताया था स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये वो लोग हैं सर जो रेलवे वालों को कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के इक्विपमेंट से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, कई सारी चीजों से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एसपीवीज वाले हैं जो रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कई सारी चीजों की, सरकार ने बोला इसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, अगर आप इसको टैक्सेबल रखोगे तो रेलवे वाले अपनी कॉस्ट में जोड़ेंगे, कॉस्ट में जोड़ेंगे तो फेयर महंगा हो जाएगा, तो फिर सस्ता कैसे होगा सर? आ रही बात समझ? एसपीवीज, ठीक। इसके बाद पोस्ट कार्ड इनलैंड, ये तो हमने अच्छे से अभी समझा। इसके बाद ये वाला, ये अच्छे से याद रखना, कभी अगर पेपर टफ करना रहा तो इस पॉइंट को पूछते हैं वो। सर्विसेज बाय वे ऑफ गारंटी ऑफ लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और पीएसयूज फ्रॉम द बैंकिंग कंपनीज एंड एफआईआईज, गारंटी ऑफ लोन की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगला, सर गवर्नमेंट अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन, ये सब एग्जेम्प्ट है, याद रखना। किसी भी एक्ट में आपको टेस्टिंग बोल सकते हैं, कैलिब्रेशन बोल सकते हैं, सेफ्टी चेक। ध्यान ये देना कि अगर ये सब सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। मैं आप लोग को अरम इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करूं, ये एग्जाम नहीं है सर, ये टैक्सेबल है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एग्जेम्प्ट है। सर अगर नेशनल परमिट दी जा रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है सर, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, याद है लिक्विडेटेड डैमेजेस, इससे रिलेटेड तो बहुत अच्छे से सिखाया हूं सर, सप्लाई चैप्टर में हम सीख के आए इसको। सर लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टीज अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, अलग से उसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सर वो टैक्सेबल होता ही नहीं है, छोड़ दो उसको। पर सर अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस या कॉन्ट्रैक्ट अलग से, मतलब इसके अलग से कॉन्ट्रैक्ट किए गए तो उसे सप्लाई माना जाता है और उसको टैक्सेबल माना जाता है। तो सर अगर गवर्नमेंट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस दे रही है तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं है। अपन बाय पढ़ रहे ना, ठीक है। अगला, ये वाले पॉइंट को भी बहुत यूज किया है सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स टू एन इंडिविजुअल फार्मर, ये वर्ड याद रखना सर, टू एन इंडिविजुअल फार्मर। इंडिविजुअल फार्मर फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर है तो एग्जेम्प्ट है, अगर इंडिविजुअल फार्मर नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनीज है तो टैक्सेबल होगा सर। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे सर, जहां पर सर हमने कोल माइन दिया, बहुत सारे मिनरल्स के रिसोर्सेज के लिए असाइन किया राइट्स, बट किसको किया? फार्मर को किया, किसको किया? अगर प्राइवेट कंपनी है तो टैक्सेबल है, ध्यान रखना सर, ठीक है। रॉयल्टी जो पेबल होती है, ये असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो टैक्सेबल होती है सर, ठीक है। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, ये बहुत सिंपल है। फिर स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये बहुत सिंपल है, ये सब एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, पूरी लड़ाई तो इन्हीं में होती है सर। अगर प्योर सर्विसेज है, अगर प्योर सर्विसेज है, और प्योर सर्विसेज किससे रिलेटेड है सर? टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, मतलब किसी ने गवर्नमेंट को प्योर सर्विसेज प्रोवाइड की इन रिलेशन टू म्युनिसिपल और पंचायत, तो एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना। अगला, कंपोजिट सप्लाई, सर ऊपर था प्योर सर्विसेज, नीचे है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब कोई ऐसा पर्सन होगा जो गुड्स भी सप्लाई कर रहा होगा और सर्विसेज भी दे रहा होगा म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को। तो मैं ये चेक करूंगा सर कि क्या गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा है कि कम है। अगर 25% से कम है, नॉट मोर देन 25% है, तो एग्जेम्प्ट है। 25 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, 25 भी हुआ तो चल जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब।
ठीक है। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये सब एग्जेम्प्ट होता है सर। ये बहुत सिंपल है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे रही है, ये एग्जेम्प्ट है। फेयर प्राइस शॉप्स एग्जेम्प्ट होते हैं सर। ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। इंश्योरेंस स्कीम है सर जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें इंश्योरेंस की सर्विसेज, जहां पर पूरा टोटल प्रीमियम कौन पे करना चाहिए? गवर्नमेंट। टोटल प्रीमियम, 1 रुपए भी बाहर वाला नहीं पे करना चाहिए। टोटल प्रीमियम अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में आता है कि 60% ऑफ द प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट। टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट पे करेगी तो एग्जेम्प्ट है। फिर हमने बोला सर अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, मैंने तो आपको याद है, इसको बताया भी था, प्लेस ऑफ सप्लाई से इसको याद रखना, एग्जाम में आ चुका है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है गवर्नमेंट को, जिसमें 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, तो एग्जेम्प्ट है। अगर 75 से कम एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बियर करती है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है सर। ध्यान रखना। और अगर टैक्सेबल है तो फिर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ेगा सर। ठीक है। मैंने आपको पहले भी प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज कराया था, मैंने बोला था सर वो आपके साथ खेल देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में। हमेशा याद रखना कि सर जब भी कभी कोई पॉइंट में ऐसा है जहां पर इंटर और इंट्रा नहीं समझ आ रहा है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई पिक्चर में आएगा सर। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर बना ही इसलिए कि इंटर और इंट्रा डिसाइड करने के लिए, और कोई रीजन ही नहीं है उस चैप्टर का। ठीक है। कोचिंग सर्विसेज एनजीओ वगैरह को दे रहे हो, डिसेबिलिटीज से जहां पर स्टूडेंट आ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो ये तो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ठीक है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स है इन रिलेशन टू अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो वैसे भी एग्जाम करके रखे हैं सर हम। ठीक है। अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर, एग्रीकल्चर इज फॉर एग्रीकल्चर यूज, एग्जेम्प्ट है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, याद रखना सर, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं सर। ठीक है। अदरवाइज देने से रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स हुआ तो टैक्सेबल है। ध्यान रखना, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, एक घर के लिए आप एक घर बनाओ, ठेकेदारी का काम लो, एग्जेम्प्ट है। कॉम्प्लेक्स बनाओगे टैक्सेबल हो जाएगा। टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था सर, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज से कनेक्ट करता है सर। सर टीडीआर और एफएसआई है, अगर सोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो एग्जेम्प्ट है, अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो सर रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज में प्रमोटर पे करता है सर, ये ध्यान रखना सर, याद रखना इसको, एकदम सिंपल है। सर अगर सोल्ड फ्लैट, फ्लैट बेच दिया, उससे रिलेटेड टीडीआर एफएसआई है, एग्जेम्प्ट है। सर अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सर, रिवर्स चार्ज आ जाएगा, प्रमोटर आएगा सर, प्रमोटर पे करेगा रिवर्स चार्ज में। ठीक है। ध्यान रखना सर, क्लियर है सबको? ये शॉर्ट में क्रक्स में याद रखना। इसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग, सामान के बिना या सामान के साथ, इसमें थोड़ा सा स्टेट्स को याद रखना सर, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है सर। एयर इन इकोनॉमी क्लास, पहले तो इकोनॉमी क्लास की बात है, ध्यान रखना, बिजनेस क्लास हम कवर ही नहीं करते। एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग, जा रहे हो या आ रहे हो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बगडोगरा, ये सब जगह सर इकोनॉमी क्लास से जा रहे हो, आ रहे हो, एग्जेम्प्ट है सर। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर तो एग्जेम्प्ट है, एसी हुआ तो टैक्सेबल है। रेडियो टैक्सी चाहे नॉन एसी हो एसी हो, दोनों टैक्सेबल है, ध्यान रखना सर। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सर टूरिज्म हुआ, कंडक्टेड टूर हुआ, चार्टर हुआ, हायर हुआ, चाहे नॉन एसी हो, टैक्सेबल है। आई बात समझ? ध्यान रखना है, ऐसे ही याद रखना होता है इसको, ऐसे ही रिकॉल करना होता है आखिरी दिन। आपको क्या लगता है आखिरी दिन घुस घुस के पढ़ा जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सर। स्टेज कैरियर, स्टेज कैरियर नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, एसी है टैक्सेबल, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है सर। ये पूरी बात किस पे अप्लाई नहीं होती है? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे अप्लाई नहीं होती है सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ये दोनों बातें क्यों अप्लाई नहीं होती है? क्योंकि सर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर 9.5 में जो पढ़ के आए वो रिवर्स चार्ज में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है सर, याद आई कहानी? नोटिफाइड सर्विसेज रिवर्स चार्ज में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है, तो हम तो उनसे जीएसटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें एग्जेम्प्ट ही क्यों करें? अगर हम उन्हें एग्जेम्प्ट कर देंगे तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर उनके लिए पे क्यों कर रहा है सर? समझ आ रही है बात? तो अगर मान लो
नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज की सर्विसेज है, और अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो वो एग्जेम नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज में पे करता है नोटिफाइड सर। याद रखना ये बात, अभी आपको मजाक लग रहा है, जिस दिन ये बड़े क्वेश्चन में आएंगे ना, लिख के ले लो मुझसे, सब छोड़ के आओगे इसको, होश उड़ जाएंगे, या तो एग्जाम कर दोगे आप इसको नॉन एसी देख के। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है। ऐसा जब अगर दिया रहे मेरे लिए तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज में पे करेगा। बट मेरे को वर्किंग नोट तो लिखना पड़ेगा ना कि मैं उसको छोड़ क्यों रहा हूं। अगर वहां पर आपने एग्जाम लिख दिया 0, क्योंकि आपके कंसेप्ट गलत है, कंसेप्ट ही गलत है, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखनी चाहिए सर। फिर हमने बोला था सर वेयर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस ओवर प्री डिटरमाइंड रूट्स वगैरह, ये सब एग्जाम्प्ट है। फिर वीजी फंडिंग स्कीम्स है सर, बाय एयरलाइन ऑपरेटर अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसको लिख लो सर, 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशन रहेगा तो एग्जाम्प्ट है, बाजू में लिख लो कि 3 साल का रहेगा तो एग्जाम्प्ट है, उससे ज्यादा टाइम पीरियड हो गया तो टैक्सेबल हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय डिफरेंट मोड विद और विदाउट ए कंपनी बिलोंगिंग, रेलवे एग्जाम्प्ट है। पर सर अगर आपने एसी फर्स्ट क्लास इनमें ट्रेवल किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। मेट्रो मोनोरेल ट्रैमवे एग्जाम्प्ट है, इनलैंड वाटरवे एग्जाम्प्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पस एग्जाम्प्ट है, इन चार्टर्ड वेसल, इन वेसल वगैरह, ठीक है। मीटर्ड कैब ऑटो रिक्शा एग्जाम्प्ट है, इंक्लूडिंग ई रिक्शा एग्जाम्प्ट है। सर चार्टर्ड वेसल हो, क्रूज शिप हो, लाइजर शिप हो, टैक्सेबल है। रोपवे, केबल कार, एरियल ट्रैमवे, ये सब टैक्सेबल है सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। फिर वही बात आएगी, ये बात का ध्यान रखेंगे सर आप कि सर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुए तो एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है। टैक्सेबल में ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज में प्रोवाइड करता है, मतलब टैक्स पे करता है, क्योंकि वो नोटिफाइड सर्विसेज है 9(5) में, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। अगला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डिफरेंट मोड, सर सबसे पहला बाय रोड दिया हुआ है, बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए, जीटीए की सर्विसेज टैक्सेबल है, तो छोड़े किसको है अपन, किसको छोड़ा हूं मैं, जीटीए को तो टैक्सेबल कर दिया, नहीं छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर्स को छोड़ा हूं, जो जीटीए लेवल पे रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर है सर, छोटा मोटा काम है उनकी, एक आध गाड़ियां चलती होगी सर, उनको छोड़ दिया मैंने। कोरियर एजेंसी ये सब टैक्सेबल है सर, इनलैंड वाटरवे है तो एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है, एग्जाम में आता है। क्यों, हम गुड्स तो छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर से भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा है क्या छोटे ट्रांसपोर्टर नहीं कर सकते, ठीक है, प्राइवेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्राइवेट तो अलग ही बात है, आ रही है बात समझ। अगला, the services by way of transportation of goods by an aircraft to a custom port in India from a place outside India to a custom port, import कर रहे हो exempt है। एयर फ्रेट जो है वो 39/2022 तक exempt था, अब टैक्सेबल है सर। सी फ्रेट भी अब टैक्सेबल है सर। सैटेलाइट लॉन्च तो आंख बंद करके ऐसे याद रखना, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज exempt है, कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी नाम दे दे आपको, वहां पर अंतरिक्ष दे दे, इसरो दे दे, कोई भी नाम दे दे, सब exempt है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल और वेसल, ये बड़ा जबरदस्त है सर। अब इसमें ध्यान रखना पड़ता है हमें क्या क्या, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट, इसमें रेलवे इक्विपमेंट्स एग्जेम नहीं है, बाजू में लिखो उसको, वो रेलवे इक्विपमेंट एग्जेम नहीं है सर, रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल है। अगर मैं रेल से ही रेलवे का सामान लेके जा रहा हूँ टैक्सेबल है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को याद रखना चाहिए, मेरे को लगता है याद रखने वाली बात है, एक ये रेलवे इक्विपमेंट और दूसरा ये याद रख लो, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ये एग्जेम्प्ट है, नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा आपको, आप भूल जाओगे। तो बताओ, गन्ना ले जाना रेलवे से एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अभी भी जिंदा है, गन्ना एग्रीकल्चर में ही है, शुगर केन एग्रीकल्चर में एग्जेम्प्ट है, थोड़ा ध्यान देना। 2 ही पॉइंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, एक ये रेलवे इक्विपमेंट बताया मैं आपको, और दूसरा मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेड इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ये ही 2 आते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा।
ठीक है, आया सबको समझ, क्लियर है सबको? ध्यान रखना सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए जो ऊपर पढ़ के आते हैं वही एग्जैक्ट सेम है सर, एग्जैक्ट सेम होता है जीटीए के लिए भी सर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सर, याद करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द माइनिंग पेट टू द रेलवे साइडिंग या फिर बेनिफिशियरी प्लांट। सरकार बोली थी सर, कोल माइन से आप अपनी फैक्ट्री तक कोल लेके आ रहे हो ट्रक में, तो सरकार बोलती है सर उस पे जीएसटी लगेगा। ये रेंटल सर्विसेज है, ये आपने ट्रक किराए पे लिए सर, और ट्रक किराए पे कितने समय के लिए लिए? जब तक वो ट्रक वाला वहां से पूरे मिनरल्स को आपके फैक्ट्री तक लाके नहीं छोड़ता। आप ट्रक वाले के साथ एक ऑपरेटर भी लेते हो, इसको रेंटिंग सर्विसेज बोलते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज नहीं बोलते, रेंटिंग सर्विसेज है। रेंटिंग सर्विसेज है तो फिर वही लड़ाई हो जाएगी सर रिवर्स चार्ज में, क्योंकि रेंटिंग है तो मेरे को देखना पड़ेगा ना सर, फॉरवर्ड रिवर्स सब देखना पड़ता है, ध्यान रखना सर। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीटीए वाला सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मान लो जीटीए वाला रजिस्टर्ड है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो बताओ, जीटीए वाला अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, वो रजिस्टर्ड है तो पहले 5 और 12 तो देखो, कैसे एग्जाम बोल सकते हो आप या टैक्सेबल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते सर, पहले 5 और 12 देखना पड़ेगा ना। 12 होता है तो फॉरवर्ड होता है, 5 में तो फॉरवर्ड है ही नहीं। 5 में कब से फॉरवर्ड आया सर? 5 में तो आपके पास ऑप्शन होता है फॉरवर्ड चलने की रिवर्स चलने, बट अगर 5% में अगर अपन अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करें तो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट 5% फॉरवर्ड चार्ज, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एग्जेम्प्ट है। नहीं याद आएगा ये आपको, ये वाला पॉइंट याद नहीं आएगा कि सर जीटीए की सर्विसेज है, 5% में फॉरवर्ड में अनरजिस्टर्ड पर्सन को है तो एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को है रिवर्स चार्ज में। याद रखना सर, मेरे को तो याद है सर, आपको याद रखना है सर। मैं तो अब जीएसटी इतने बार पढ़ा रहा हूँ कि ऐसा लगता है मरते दम तक जीएसटी नहीं भूलूंगा। आप अलग, जीटीए वाला 5% में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टू अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो रिवर्स हो सकता है। जीटीए वाला 5% में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फॉरवर्ड चार्ज में प्रोवाइड कर रहा है, और अगर क्या बोलते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जेम्प्ट है। तो रिवर्स चार्ज में तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं देने वाला, वो तो देगा ही नहीं, कस्टमर देगा ही नहीं सर। आई बात समझ, इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट तो तबाही है, दिखता छोटा है पर बवाल मचा के रख दिया ये पॉइंट, बवाल मचा के रख दिया। मैं आपको एक क्वेश्चन, आप लोग देखना ना, केस सिनेरियो से एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है सर। जीटीए वाला अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, साले ने लिखा ही नहीं, सॉरी हाँ, साले ने लिखा ही नहीं कि ये जो जीटीए वाला रजिस्टर्ड कराया अपने आप को वो टीडीएस पर्पस के लिए। याद है हम जीटीए की सर्विसेज पढ़े थे, वहां पर हमने बोला था सर टीडीएस पर्पस के लिए अगर कोई रजिस्टर कराता है तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। वहां पर उसने लिया है कि सर टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर कराया है, बट वहां पर लिखा हुआ है रजिस्टर कराया है, और वहां पर लिखा है कि गवर्नमेंट ने रजिस्टर कराया है और जीटीए की सर्विसेज ली है। अब बताओ, अगर गवर्नमेंट जीटीए की सर्विसेज ले रही है तो गवर्नमेंट अगर जीटीए की सर्विसेज ले रही है तो फॉरवर्ड की रिवर्स, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट, बताओ बताओ। गलत, गलत। सर अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, अगर एग्जाम में ये लाइन नहीं मिली फॉर द टीडीएस पर्पस, खुद से एज्यूम मत करना, वो जानबूझ के बहुत प्यार से वर्ड से खेल देता है। क्यों? गवर्नमेंट क्या टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर कराया और गवर्नमेंट के पास काम नाम नहीं है? तो गवर्नमेंट अपने आप को जीएसटी में नॉर्मली रजिस्टर नहीं करा सकती क्या?
गवर्नमेंट अगर अपने आप को टीडीएस के अलावा कोई और पर्पस के लिए रजिस्टर कराई है तो उस केस में जीटीए वाला अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल है, मींस है, बिल्कुल टैक्सेबल है। वो गवर्नमेंट से जीएसटी लेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ये नहीं याद आएगा आपको। हाँ, अगर गवर्नमेंट है टीडीएस पर्पस के लिए अपने आप को रजिस्टर कराई है और जीटीए वाला उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आरसीए में एप्लीकेबल नहीं होता और यहां पर एग्जेम्प्ट है। तो हमें एग्जाम में पहले ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट किस पर्पस के लिए भाई। अगर लिख दिया एग्जाम में कि गवर्नमेंट अपने आप को सिर्फ रजिस्टर कराई है तो ये मत मान लेना वो टीडीएस पर्पस के लिए, वो लिखेगा अगर टीडीएस पर्पस रहा तो। मेरे को याद रहेगा, आप लोग ये सब बातें ध्यान रखना। सारी बात समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से याद रखना ये पॉइंट। एक केस सिनेरियो, नंबर मेरे को याद नहीं सर, 30 केस सिनेरियो थे, कैसे नंबर याद होगा मेरे को? एक केस सिनेरियो है उसमें, उसमें यही पॉइंट पे खेल दिया है सर, जहां पर गवर्नमेंट टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर नहीं है सर, नहीं है टीडीएस पर्पस के लिए। क्या खेला है उस पॉइंट पे, अच्छे खासे लोग गड़बड़ कर जाएंगे उस पॉइंट पे, क्योंकि हम यही देखते हैं सर गवर्नमेंट ये जीटीए की सर्विसेज ले रहा है, हम एक आंख बंद करके एग्जाम करते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं टीडीएस पर्पस के लिए गवर्नमेंट रजिस्टर होगी, आरसीए में एप्लीकेबल नहीं है और एग्जाम यहाँ पर हम पढ़ते हैं। हर समय हमें मान के नहीं चलना है, कुछ चीजें जो दी है ना चुपचाप पैसे के वैसे ही एक्सेप्ट करो उसको, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल है सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट एडवांसेस, बट इस पॉइंट का रिलेवेंस बहुत ज्यादा होता है सर, क्योंकि इसको हम कंपोजिशन स्कीम में भी पढ़ते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर में लेते नहीं है सर, तो बहुत रिलेवेंस होता है इसका। रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए लेते हैं इसको जब हम टर्नओवर की लिमिट निकालते हैं, तो ये सब मैं आपको बताया हूँ, रेगुलर क्लासेस में लिखाया हूँ सर, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है सर। बट ये वाले पॉइंट पे भी सर केस सिनेरियो है सर, अगर आप परचेज सेल ऑफ फॉरेन से फॉरेन करेंसी करते हो तो वो एग्जेम्प्ट है। क्या होता है जनरली हम यहाँ तक ध्यान रखते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट एडवांसेस so far the consideration is in the form of interest or discounted और exempt होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को कभी छोड़ा नहीं, सर्विस चार्जेस कभी छोड़ा नहीं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ड्यूज वगैरह टैक्सेबल है, प्रोसेसिंग फीस सब टैक्सेबल है सर, कार्ड वगैरह के सेटलमेंट वगैरह सब टैक्सेबल है सर। ये अमेंडमेंट था, याद है ये क्या कहानी थी सर? सर एक ओवरसीज कंपनी है जो अपने इंडियन कंपनी को लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही है सर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर, बिल्कुल हो सकता है सर। एक बाहर की कंपनी है अपनी इंडिया की कंपनी को, मैं आपको एग्जांपल भी दिया था, यूनिलीवर हिंदुस्तान लीवर को लोन दी, क्या गलत की, पाप थोड़ी के सर, ऐसा तो बहुत होता है सर। तो सर उस लोन के लिए उसने कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव या लोन गारंटिंग चार्जेस, उन्होंने सिर्फ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट लिया। क्या इसे सर्विसेज माना जाएगा और क्या इसे टैक्सेबल किया जाएगा? हमने बोला था नहीं सर, ना ना, जब तक कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट है वो एग्जेम्प्ट है। आपको ये याद रखना है कि चलो ओवरसीज इंडिया वाला तो याद रखना, बाय अ पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन वाला भी याद रखना सर। ओवरसीज टू इंडियन याद रहेगा, बाय अ पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन भी याद रखना। इसमें ना इसमें ये क्रक्स है सर, अगर आपको क्रक्स ही याद रखना है आखिरी दिन तो ये क्रक्स था सर जो मैंने आपको बताया अभी। हाँ, अगर कोई ओवरसीज कंपनीज है वो इंडियन कंपनी से प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ये सब अगर कुछ लेगी तो उस पर जीएसटी की बात आ जाएगी सर। जब तक इंटरेस्ट और डिस्काउंट है एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा कुछ है तो टैक्सेबल है फिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, एकदम शॉर्ट क्रक्स में मैंने आपको ये सर्कुलर बताया। इंटरेस्ट डिस्काउंट के अलावा कोई ओवरसीज कंपनी या कोई पर्सन अपने रिलेटेड पर्सन से चार्ज किया इंटरेस्ट डिस्काउंट के अलावा
एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कुछ भी लिया टैक्सेबल है। ठीक है। सर्विसेज बाय सर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये एग्जेम्प्ट है सर। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, टैप एंड पे याद है सर, 2000 पर ट्रांजेक्शन अलाउड है सर, एग्जेम्प्ट है। IFSC लोकेटेड इन सर SEZ, ये एग्जेम्प्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। इसमें एक पॉइंट है, मतलब ये तो ठीक है कि सर लाइफ इंश्योरेंस अंडर NPS, आर्मी, नेवी, गार्ड पर्सनल, आर्म पुलिस ऑफिसर, ये एग्जेम्प्ट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे केस सिनेरियो में क्वेश्चन है सर। जो केस सिनेरियो में क्वेश्चन है सर, उसमें ये अमाउंट 2,50,000 है। अगर 2 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल है सर। इसका एक क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन है केस सिनेरियो में, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, ESI, EPF, ये टैक्सेबल है सर। सॉरी, ये सब एग्जेम्प्ट है। वो टैक्सेबल है सर, याद रखना। सेबी, सेबी एक जमाने में एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब नहीं है, हटा दिए उसको हम, ध्यान रखना सर। ठीक है। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड अभी भी एग्जेम्प्ट है, NPS अभी भी एग्जेम्प्ट है सर। जनरल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, जितना भी आपने इंश्योरेंस किया उसका री इंश्योरेंस भी होगा तो एग्जेम्प्ट है। ये वर्ड याद रखना, नया वर्ड था सर, रेट्रोक्यूशन सर्विसेज। ये वर्ड यूज हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए सर। जहां पर हम री इंश्योरेंस कर रहे हैं और री इंश्योरेंस का जो पार्ट अमाउंट है वो हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं रेट्रोक्यूशन, याद है, रेट्रोसेशन, सॉरी रेट्रोसेशन हमने बताया था सर। जहां पर हमने किसी कोई ट्रांजेक्शन का री इंश्योरेंस किया जिसमें से पार्ट ऑफ द एज्यूम्ड री इंश्योरेंस रिस्क इज फर्दर सीडेड टू अनदर, हमने किसी और पर्सन को दिया। जैसे मान लो मैं किसी का री इंश्योरेंस कर रहा हूँ, री इंश्योरेंस 100 करोड़ का कर रहा हूँ, तो मैंने बोला सर 50 करोड़ किसी और से करवा लेता हूँ, 50 करोड़ का मैं कर लेता हूँ। जो 50 करोड़ मैं किसी और से करा रहा हूँ, रेट्रोसेशन, ये एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है ये वर्ड, वर्ड यूज कर सकते हैं सर। री इंश्योरेंस की तो हमें आदत है सर, रेट्रोसेशन की आदत नहीं है हमें। अटल पेंशन योजना, ये तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है सर। पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, ये एग्जेम्प्ट होती है। ये याद रखना सर, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज से कनेक्ट करता है, बिजनेस फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट। अभी भी बोलता हूँ सर, इसमें ऐसे याद रखना सर, अगर अकाउंट मेंटेन करने से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज है सर, अगर रूरल एरियाज में तो एग्जेम्प्ट है, अर्बन एरियाज में तो टैक्सेबल है। टैक्सेबल कैसे है? रिवर्स चार्ज में, इसको रिवर्स चार्ज के साथ याद रखना सर। ठीक है। और ये जो इंटरमीडियरी सर्विसेज है, याद रखना, इंटरमीडियरी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ अकाउंट और रूरल ब्रांच से रिलेटेड होना चाहिए सर। अगर इंटरमीडियरी सर्विसेज अर्बन से रिलेटेड रही या अकाउंट्स के अलावा किसी और पर्पज से रिलेटेड रही तो टैक्सेबल है सर, ध्यान रखना सर, टैक्सेबल होगी। अगला, लीजिंग सर्विसेज। ठीक है सर, ये बहुत सिंपल है बट कभी से एक आध बार आया हुआ है सर। अपफ्रंट अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स वगैरह के लिए लॉन्ग टर्म लीज 33 इयर्स और मोर, तो उस केस में सर ये एग्जेम्प्ट होता है। लीगल सर्विसेज, ये तो डैम इंपॉर्टेंट होता है सर, लीगल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीगल सर्विसेज ना रिवर्स चार्ज से भी कनेक्ट करता है। सर लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। सर किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? डिपेंड करता है सर। गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट, कोई पर्सन रहा एग्जेम्प्ट, सर ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है एग्जेम्प्ट। सर अगर बिजनेस एंटिटी टर्नओवर एक्सीड किया तो टैक्सेबल। टैक्सेबल कैसे? रिवर्स चार्ज में। ये ध्यान रखना है सर, अच्छे से याद रखना है, एकदम याद रखना है। सर अगर सीनियर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट को सर्विसेज दिया तो टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज। नहीं लिखा है, मैंने आपको क्लासेस में रेगुलर लिखवाया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है। इसके बाद स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, ये एग्जाम्प्ट होती है। ये बड़ा सिंपल है। स्किल डेवलपमेंट, ये एग्जाम्प्ट है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये स्किल, जो भी स्किल का दिखेगा वो एग्जाम्प्ट होता है। नेशनल स्किल, सेक्टोरियल स्किल, ये ट्रेनिंग वगैरह सर्विसेज एग्जाम्प्ट है सर। परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट इन फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक, थिएटर, जहां पर कंसिडरेशन 1,50,000 से ज्यादा नहीं होता वो एग्जाम्प्ट है। 1,50,000 से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल है।
वेस्टर्न डांस ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज के लिए तो मैं लिमिट चेक ही नहीं करता, वो तो वैसे भी 1 रुपए का भी हुआ तो टैक्सेबल है, ध्यान रखना। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एग्जेम्प्ट है। एंटरटेनमेंट इवेंट वगैरह में जाओगे तो ये चेक करना सर, 30, 500 या उससे कम है तो एग्जेम्प्ट है, 500 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है सर, ठीक है। कसिनो वगैरह गए तो टैक्सेबल है, हाथी और कैमल्स में बैठे तो एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? टैक्सेबल है सर, टैक्सेबल है, ठीक है। सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू मेंबर्स, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सर अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, प्रोवाइडेड वो सर्विसेज कैसे, किस फॉर्म में दे रही है सर? अगर एज अ ट्रेड यूनियन दे रही है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सर ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करिए जो पहले से एग्जेम्प्ट थी, वो भी एग्जेम्प्ट है। सर अगर कोई ऐसी सर्विसेज है जिसके लिए वो चार्जेस ले रही है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन के थ्रू प्रोवाइड कर रही है फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स, ये इसका मैं एक क्वेश्चन कराया था, मेरे को नहीं पता आप लोगों को कितने लोग को याद है। आरडब्ल्यूए अपने नाम पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आरडब्ल्यूए किसी और से भी सर्विसेज लेके प्रोवाइड करता है सर, याद रखना लिमिट 7500 पर मंथ पर मेंबर, ठीक है। आई बात समझ? इसमें हमने बोला था सर एक ही केस में टैक्सेबल होता है जहां आरडब्ल्यूए का टर्नओवर एक्सीड किया प्लस वैल्यू ऑफ सर्विसेज 7500 से ऊपर गई तो टैक्सेबल है। एग्जाम में आपको जानबूझ के ब्रैकेट में दे सकता है कि आरडब्ल्यूए का टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो उस केस में सर भले ही सर्विसेज 9000 की हो 10 की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। अगला है सर अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी अगर एग्रीकल्चर वालों के लिए तो सर 1000 पर मेंबर पर ईयर है ये। गोइंग कंसर्न, किसी को आप अपना धंधा बेच रहे हो सर एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना। सर सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो टू नेपाल भूटान, सर नेपाल भूटान से आ रहा है दोनों ही एग्जेम्प्ट है, जाना आना दोनों एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अरे बाप रे ये तो भयानक याद रखना है, मतलब इसको तो घोट के पी जाओ। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एकदम अच्छे से याद रखना, इसके लिए मैं आपको रेगुलर क्लास में ऐसे चार्ट बनवाया था अगर आपको याद हो तो। सर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बस इतना ही दिया हुआ है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है रिवर्स चार्ज। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दिया हुआ है एज अ रेसिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जेम्प्ट है, याद आया? फिर हमने बोला था रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, फिर हम चेक करते सर क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोप्राइटर है, क्या अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो क्या वो फर्म के नाम पे ले रहा है कि पर्सनल नाम पे? सर अगर वो पर्सनल नाम पे है छोड़ दो सर, अभी भी एग्जेम्प्ट है, बट अगर फर्म के नाम पे हुआ तो टैक्सेबल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंटिंग तो अभी भी भयानक इंपॉर्टेंट है सर, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल टैक्सेबल है, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल टैक्सेबल है सर। कमर्शियल कैसे टैक्सेबल है? फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, कमर्शियल के लिए कभी मैंने रिवर्स की बात ही नहीं की। एक अमेंडमेंट जरूर है कि सर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है, बट ये अमेंडमेंट मे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, सितंबर के लिए अगर इंस्टीट्यूट करी तो वो बताएगी, अभी बताई नहीं है सर, मे अटेम्प्ट के लिए तो नहीं है एप्लीकेबल, सितंबर के लिए भी अभी इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं है कि अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा कि नहीं, वो वही बताएंगे सर एप्लीकेबल करेंगे कि नहीं, क्योंकि उनके पहले तो कोई बता ही नहीं सकता सर, सिर्फ दे दिए। फाइनल वालों के लिए तो सब एप्लीकेबल है, मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने पढ़ाया है, और अगर आपको याद हो तो रेगुलर क्लास में इसका पूरा लिखवाया है, कौन किसको सर्विसेज दे रहा है, कितना एग्जेम्प्ट कितना टैक्सेबल, बहुत अच्छे से याद रखना। रेंटिंग रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, याद रखना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो दिमाग लगता है, कमर्शियल है सोचना ही मत, आंख बंद करके टैक्सेबल है। कमर्शियल में मैंने कभी एग्जेम्पशन की बात ही नहीं की है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो मैंने आपसे बहुत बातें की थी सर। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एज अ रेसिडेंस, यूज एज अ रेसिडेंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज एज अ रेसिडेंस,
ये अगर नहीं मिलता तब मैं रिवर्स चार्ज सोचता, अगर यूज एज अ रेसिडेंस मिलता तो मैं रिवर्स चार्ज नहीं सोचता। फिर मैं आगे देखता सर सामने वाले जिसको दे रहे हो वो कौन है, और यूज एज अ रेसिडेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, और यूज एज अ रेसिडेंस रजिस्टर्ड पर्सन को देख रहे हो तो मैं उस रजिस्टर्ड पर्सन की भी दो कैटेगरी कर देता हूँ, क्या वो सोल प्रोप्राइटर है कि एनी अदर पर्सन है। सर अगर एनी अदर पर्सन है तो उस केस में सर रिवर्स चार्ज जिंदा है सर, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो, याद आया, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो रिवर्स चार्ज जिंदा है। सर अगर सोल प्रोप्राइटर है तो फिर ये चेक करूंगा सोल प्रोप्राइटर किसके नाम से ले रहा है सर, अगर खुद के नाम से ले रहा है, फर्म के नाम से नहीं है, एग्जेम्प्ट है, फर्म के नाम से टैक्सेबल है, टैक्सेबल कैसे, रिवर्स चार्ज में, ध्यान रखना सर। सुना अच्छा, टैक्स कौन देगा अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो, ग्रेट क्वेश्चन मैम, एक का तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है ना, ठीक है, आया है समझ, बैठा दिमाग में। मैंने बहुत सारे केसेस लिखवाए हैं इसमें रेगुलर क्लासेस में, आपने अगर उसको लिख के रखा होगा ना वो बेस्ट है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पिकअप होगा, होगा मींस होगा, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ होगा क्वेश्चन पिकअप, क्योंकि रेंटिंग को लेके अभी भी आधे से ज्यादा लोग सस्पेंस में जी रहे, चल क्या रहा है इसको लेके, बहुत कंफ्यूज है लोग इसको लेके। मैं आगे इसका अभी नहीं, जब मैं एग्जाम टाइम पे शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करूंगा ना तो इसका एक शॉर्ट जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति में लोग कंफ्यूज है, और जब से ये आया है बच्चे कुछ में और कंफ्यूज है कि सर एकोमोडेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट रेसिडेंस, सर अगर एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो बंदा वहां रह रहा है, रेंटिंग पे रह रहा होगा, इमोबल प्रॉपर्टी में रह रहा होगा, वो रहने वाले बंदे को वहां पर सर्विसेज दी जा रही है, कई सारी सर्विसेज हो सकती है एकोमोडेशन की, खाना पीना, उसका कपड़ा, ये वो, कई सारी सर्विसेज हो सकती है। तो सरकार बोली ये सब अगर सर्विसेज है तो ऊपर वाली एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होती, मतलब अगर एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट रेसिडेंस तो वो टैक्सेबल है सर, हमने उसको एग्जाम पढ़ा ही नहीं है। इवन एकोमोडेशन सर्विसेज आप होटल्स, कैंप्स, पेइंग गेस्ट हाउस, ये सब जगह प्रोवाइड करोगे सर, सब टैक्सेबल है, सब टैक्सेबल है। फिर इनको याद आया नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हम 1 रुपए की भी सर्विसेज को टैक्सेबल कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने बोला नहीं नहीं, अगर एकोमोडेशन सर्विसेज है जिसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 20,000 है, एंड मतलब 20,000 पर पर्सन पर मंथ, and accommodation services is supplied for a minimum continuous period of 90 days तो exempt है। मतलब अगर सर कोई एकोमोडेशन सर्विसेज स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट रेसिडेंस, ठीक है, और वो सर्विसेज का वो चार्ज ले रहा है सर, मान लो 15,000 रुपए, 15,000, और वो पर्सन जो वहां पर रह रहा है वो अगर 90 डेज से ज्यादा रह रहा है तो एग्जेम्प्ट है। सर अगर आप 20,000 से ज्यादा, एंड दोनों चीजें चलती है सर, ये वाली कंडीशन भी चलेगी सर एंड ये भी चलेगी सर, एक नहीं है दोनों साथ में चलती है सर। अगर सर वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, भले ही 90 डेज से ज्यादा है बट वो टैक्सेबल हो जाएगा सर, क्योंकि सर 20,000 से ज्यादा वैल्यू हो गई, तो सर एक ही केस में एग्जेम्प्ट होता है, बाकी कोई भी केस में टैक्सेबल हो जाएगा कि सर 20 से कम है 90 से ज्यादा है, क्योंकि मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस पीरियड, याद रखना कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज, ये कंटिन्यूअस पीरियड में ना एग्जाम में गेम खेल देगा, क्योंकि हो सकता है सर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ सीए के एग्जाम टाइम पे आता हो एक एक महीना रहने, तो वो कंटिन्यूअस पीरियड काउंट कैसे हुआ, हो सकता है महीने में साल भर में उसका 90 डेज से ज्यादा हो गया हो, बट कंटिन्यूअस कैसे हुआ, भाई एग्जाम में आता है तो साल में 3 बार अटेम्प्ट, तो आ गया 90 डेज, तो आ गया वो, आ गया 90 से ज्यादा ही आ जाएगा, बट बात ये ना सर कंटिन्यूअस नहीं आया, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा सर। अभी भी हम छोटे छोटी एकोमोडेशन सर्विसेज एग्जाम करके बैठे हैं, मतलब कोई अगर गेस्ट हाउस में एक दिन के लिए आया, आप उसको सर सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो हम अभी भी एग्जाम करके रखे, छोटे लोगों को तो हम अभी भी छोड़ के रखे, बट हम बड़े बड़े लोगों को रखे सर पकड़ के, जो 90 डेज से ज्यादा रहने दे रहे हैं और उसके बाद सर्विसेज 20,000 से ज्यादा किए, तो सरकार बोलती है फिर पकड़ो बैठो भाई, ये बड़े बड़े लोग हैं, बेहतरीन बड़े लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं सर चीजों का, समझ आया, प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डैम इंपॉर्टेंट। अगला, ये तो अरे बाप रे, इससे तो क्या क्वेश्चन बनाए उन लोग, अरे गजब,
मैं आपको चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज है। क्या क्वेश्चन है इसका केस सिनेरियो में, उस क्वेश्चन को इज्जत से इस प्रोविजन को बिना पढ़े बना के दिखा देना। नहीं बना पाओगे, अटक जाओगे, क्योंकि सर उसमें क्या हुआ, एकदम सिंपल है। सर पढ़ लो, क्लास के बाद उसको पर्सनली समझा देना, अभी पढ़ ले, देखो कितना आता है भाई जीएसटी, पढ़ लेना भाई, ठीक है। सर अगर जीटीए वाला कोई गाड़ी किराए पे ले रहा है तो एग्जेम्प्ट है, एकदम सिंपल। जीटीए वालों के लिए मैंने कभी बात ही नहीं करी कि 12 से ज्यादा पैसेंजर की लिमिट है। बेहतरीन पॉइंट, जीटीए वालों के लिए मैंने लिमिट की बात ही नहीं करी पैसेंजर की, पहली चीज। दूसरी बात, सर ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, उस केस सिनेरियो में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग था। क्या वर्ड पे खेला है वो केस सिनेरियो पे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो केस सिनेरियो आज इसको सुन लिए ना, आप वो केस सिनेरियो 2 महीने बाद बना, 1 महीने बाद बना के देख लो, नहीं बनेगा, अटक जाओगे, क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं दिया है साले ने, स्टेट इलेक्ट्रिक अंडरटेकिंग दिया है। इलेक्ट्रिक कहां है, ट्रांसपोर्ट वाले कवर्ड है, जिसमें मोर देन 12 पैसेंजर्स होना चाहिए। वो पैसेंजर से नहीं खेल रहा है, पैसेंजर तो खुद ही बता रहा है कि 12 से ज्यादा है, वो 12 से उसको पता है पैसेंजर में खेलने की जरूरत ही नहीं, मैं तो इस वर्ड पे खेल चुका हूं। बेहतरीन पॉइंट, एकदम प्यारा पॉइंट। टू अ लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, टू अ लोकल अथॉरिटी होना चाहिए सर, लोकल अथॉरिटी। बेहतरीन, ये 2 पॉइंट पे जो खेला है ना उस केस सिनेरियो में, बाप रे बाप, होश उड़ जाएंगे आपके, गजब घुमाया है सर, गजब घुमाया है। बेहतरीन है, वर्ड याद रखना सर, लोकल अथॉरिटी और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, बाकी तो याद रहेगा सर, टू जीटीए, टू ट्रांसपोर्ट और स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, ये बहुत सिंपल है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद सर टोल चार्जेस वगैरह ये एग्जेम्प्ट है सर, ओवरलोडिंग चार्जेस एग्जेम्प्ट है। एडिशनल फीस लिया जाए अगर आपके पास क्या बोलते हैं फास्ट कार्ड ना हो तो टोल चार्जेस हायर लिया जाए, वो भी एग्जेम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वैसे भी एग्जेम्प्ट होती है। ये याद है इंक्यूबेटर इंक्यूबेटिव सर्विसेज, सर ये तभी एग्जेम्प्ट होती है प्रोवाइडेड टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा ना हो और 3 इयर्स ना कंप्लीट हुआ हो, तभी एग्जेम्प्ट होती है। फिर ये टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर, एसटीईपी, बायो इंक्यूबेटर्स, ये सब एग्जेम्प्ट है। न्यूज एजेंसी, पब्लिक लाइब्रेरीज, ये याद रखना, इस पे कंफ्यूज जाते हैं, आखिरी दिन इसको छोड़ देते हैं हम। सर आउटसाइड इंडिया बिजनेस एग्जीबिशन है तो एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एग्जीबिशन इन इंडिया है वो तो बैठो आप, टैक्सेबल है वो, इन इंडिया हमने कभी एग्जाम नहीं किया सर। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस, आरटीआई वगैरह एग्जाम्प्ट है। इसके बाद है स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज, सर ये एग्जाम्प्ट होती है, ये एग्जाम्प्ट होती है। इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, ये एग्जाम्प्ट है। याद है कौन एग्जाम नहीं था? कमेंटेटर्स, उनको हम टैक्सेबल बोले थे सर, ठीक है। पब्लिक कन्वीनियंस एग्जाम्प्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर एग्जाम्प्ट होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ध्यान रखिएगा सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि आप इसको शेड्यूल 1 में भी पढ़ते हो, रिवर्स 4 में भी पढ़ते हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस को। अगला, सर्विस रिसीव बाय आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज, ये एग्जाम्प्ट है। ये याद रखना सर, टूर ऑपरेटर सर्विसेज सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट, कोई फॉरेन टूरिस्ट को हम 2 जगह घुमा रहे हैं सर, इंडिया भी घुमा रहे हैं और इंडिया से बाहर भी घुमा रहे हैं। इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर से रिलेटेड जितना टूर ऑपरेटर चार्ज कर रहा होगा वो एग्जेम्प्ट है, इन रिलेशन टू इंडिया जितना चार्ज कर रहा होगा वो टैक्सेबल है, ध्यान रखिएगा सर। इसका ये निकालने का तरीका याद रखना, एग्जाम में याद नहीं आता है सर, ये वाला तो याद आएगा डेज वाला, ये भूल जाओगे 50% वाला, ठीक है, दोनों में विचएवर इज लोअर रहना रहता है हमें। उसके बाद ये छोटा पॉइंट है, इनकेस अगर मुझे घुमाना रहा तो मैं घुमा सकता हूँ, 12 घंटे से ज्यादा होगा तो फुल डे काउंट होगा, अगर 12 आवर्स से कम हुआ तो हाफ डे। ये आप ये सब आप एक बार रीड कर सकते हो, आप लोगों के लेवल के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, ये सब आप रीड कर सकते हो।
ये आप एक बार चाहो तो रीड कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला पॉइंट अभी आप लोगों के लिए रिलेवेंस नहीं रखता। ठीक, बस इतना ही था, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस करेंगे।